क्या विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? क्या ये दुनिया सच में 2025 में खत्म होने वाली है? क्या होने वाला है 2025 के बाद? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग दुनिया के चक्र का एक हिस्सा है जिसमें अधर्म, अशांति और पाप का प्रभाव ज्यादा होता है। कलयुग के अंत के बारे में अलग अलग ग्रंथों में मूल्यांक रूप से वर्णन किए गए हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है, जबकि कुछ के अनुसार ये 1200 वर्षों तक का ही होता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या 2025 तक हम कलयुग के अंत को देखने के लिए तैयार हो सकते हैं? और क्या 2025 में कलयुग सच में खत्म होने वाला है? ब्रह्म वैवर्ता पुराण में भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलियुग के अंत में 5000 वर्ष बाद एक सोने का युग प्रारंभ होगा। तो क्या ये बदलाव सच में हो रहा है? और क्या हम सच में एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो जल्द ही फटने वाला है? तो चलिए चलते हैं एक ऐसी अनोखी यात्रा पे और जानते हैं कि कलयुग के आखिरी साल का राज आखिर है क्या। कलयुग को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में लोग भगवान से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हिंदू धर्म में नीति यानी कि धर्म को सिंबॉलिकली एक बुल यानी कि बैल से रिप्रेजेंट किया गया है। सत्य युग में उस बुल के 4 पैर होते हैं, लेकिन हर युग के साथ उस बुल का एक एक पैर कम होता चला जाता है, विच ऑल्सो मीन्स कि कलयुग में इस बुल का केवल एक ही पैर बचा है। बट आई एम वेरी श्योर कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलयुग का 1 लेग्ड बुल और 2025 का क्या कनेक्शन है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि बुल के इसी आखिरी पैर के साथ कलयुग का अंत जुड़ा हुआ है। तो जब कलयुग खत्म होगा तो इस बुल को अपना पुराना स्वरूप वापस मिल जाएगा। अब अगर हमें कलयुग के अंत को समझना है तो उससे पहले हमें उसकी टाइमलाइन को जानना पड़ेगा। महाभारत में हनुमान जी ने पांडव भीम को युग साइकिल की एक रोचक कहानी सुनाई थी। हनुमान जी ने कहा था कि सतयुग का नाम इसलिए था क्योंकि उस युग में एक ही धर्म था और सभी लोग पवित्र थे। इस युग में धार्मिक अनुष्ठान करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि ना ही गरीबी थी और ना ही अमीरी। सब कुछ मन की शक्ति से प्राप्त हो जाता था। सतयुग में ना तो कोई बीमारी थी, ना ही नफरत, अहंकार, कोई बुरा विचार, कोई दुख और कोई भय भी नहीं था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में प्रारंभ हुआ यज्ञ का और दुनिया की आत्मा लाल रंग में रंगने लगी। नीति का 1/4 हिस्सा भी कम हो गया, मतलब कि अब सिर्फ 3 पैर बचे थे। मानवता ने सत्य को खोजने की कोशिश करी और धार्मिक अनुष्ठान शुरू करे। लोग तप और बलि से अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। त्रेता युग के बाद शुरुआत हुई द्वापर युग की, जिसमें दुनिया की आत्मा पीले रंग में रंग गई। नीति का आधा 1/4 हिस्सा कम हो चुका था। द्वापर युग में वेदों को 4 अंशों में विभाजित किया गया। कुछ लोग 4 वेदों को जानते थे तो कुछ लोगों को उनका ज्ञान कम था। लोगों के मन की शक्ति कम हुई, सत्य की कमी हुई और इच्छाएं, बीमारियां और आपदाएं आने लगी। पर अभी भी आप सोच रहे होंगे कि युग साइकिल की इस टाइमलाइन का कलयुग के साथ क्या कनेक्शन है। कलयुग उन सभी युगों का अंत है जिनमें धर्म का 1/4 हिस्सा बचा है। और हनुमान जी के वर्णन से हम समझ सकते हैं कि कलयुग में नीति का 1 पैर अभी भी बचा हुआ है, जो कि गोल्डन एज यानी कि सोने के युग के आरंभ के साथ फिर से पूरा होगा। इस फैसिनेटिंग टाइमलाइन से हमें ये तो समझ में आ गया है कि अगर हर युग अपने अपने धर्मों और गुणों के साथ चलता है तो कलयुग के अंत में एक नया युग, सतयुग, जरूर आरंभ होता है। जब हम कलयुग के रहस्य की तरफ मुड़ते हैं तो एक और खास बात सामने आती है। कलयुग के प्रारंभ और अंत की तिथियां यानी कि डेट्स। इस युग के गुणों का विस्तार करने वाले भी इसे लेकर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कलयुग की शुरुआत और अंत की तिथियां अभी तक गहरे अंधेरे में लिपटी हुई हैं। कलयुग के प्रारंभ की डेट पॉपुलरली 3102 BC मानी जाती है, महाभारत के महासंग्राम के लगभग 35 साल बाद। ये डेट मायन कैलेंडर की ग्रेट साइकिल की शुरुआत, जिसकी प्रपोज डेट 3114 BC के करीब की है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इन दोनों के बीच भी कोई गहरा राज छुपा हुआ है? इसके अलावा माना यह भी जाता है कि आर्यभट्ट ने कलयुग की शुरुआत की डेट सूर्य सिद्धांत नामक संस्कृत एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज के आधार पर निकाली थी। इसके अनुसार कलयुग की स्टार्टिंग में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये 5 प्लैनेट्स एरीज राशि के 0 डिग्रीज में एक साथ एकत्रित हो गए थे। आर्यभट्ट ने इसी आधार पर 17 और 18 फरवरी 3102 BC को कलयुग का प्रारंभ
तिथि के रूप में निर्धारित कर दिया था। लेकिन क्या आर्यभट्ट के कैलकुलेशंस गलत थे? आज के मॉडर्न साइमुलेशंस और रिचर्ड थॉमसन की रिसर्च से प्रूव होता है कि 17 और 18 फरवरी 3102 बीसी को 5 प्लैनेट्स एक साथ 0 डिग्रीज एरीज में नहीं थे। ये प्लैनेट्स एरीज, पाइसेस और एक्वेरियस राशि में स्कैटर्ड थे और एक दूसरे के साथ कंजक्शन में नहीं थे। इसका मतलब है कि आर्यभट्ट के द्वारा निर्धारित एरीज के 0 डिग्री पर ग्रहों का एकत्रित हो जाना 3102 बीसी में असल में हुआ ही नहीं था। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि आर्यभट्ट ने अपनी बैक कैलकुलेशंस में कोई गलती की थी? सच तो ये है कि सूर्य सिद्धांत में कहीं भी नहीं लिखा है कि कलयुग के प्रारंभ में ऐसा ग्रह मिलन हुआ था, बल्कि सूर्य सिद्धांत में क्लियरली लिखा गया है कि ग्रह मिलन एरीज के 0 डिग्री में कलयुग के अंत में होता है। इन दिस वे आर्यभट्ट का रिसर्च और कैलकुलेशन था तो लिमिटेड, पर सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने एकदम सही तिथि निर्धारित की थी। जैसा कि सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है कि ग्रह योगदा सतयुग के अंत में होती है, लेकिन हिंदू ज्योतिष में एक विचलन भी है कि ग्रह योगदा एक डे एंड नाइट ऑफ ब्रह्म के प्रारंभ में होती है, जिसमें 1000 युग साइकिल्स शामिल होते हैं। लेकिन क्या ये 3102 बीसी की कली युग की डेट का कोई सही आधार है? जब इस डेट का किसी भी संस्कृत टेक्स्ट में 500 सी से पहले कोई जिक्र ही नहीं था, तो आर्यभट्ट ने इस डेट को कहां से प्राप्त किया? क्या आर्यभट्ट ने खुद ही इस डेट का कैलकुलेशन लगाया था? टेक्स्ट आर्यभट्टिया में इस डेट का एक सही संदर्भ है, जिसमें आर्यभट्ट ने लिखा है कि ये टेक्स्ट कलयुग के 3600 वर्ष बाद तैयार किया गया था। जैसे श्री युक्तेश्वर ने बताया, कई संस्कृत ग्रंथों में युग साइकिल की 12,000 साल की अवधि को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया गया था और उसे 43,20,000 साल का एक एबनॉर्मली हाई वैल्यू फिगर बना दिया गया था, जिसमें 360 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो कि ह्यूमन ईयर्स को डिवाइन ईयर्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है। परंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि महाभारत और मनुस्मृति, युग साइकिल की असली अवधि को 12,000 साल के रूप में ही माना जाता है। युक्तेश्वर जी ने अपनी किताब द होली साइंस 1894 में ये भी साफ किया था कि पूरा युग साइकिल 24,000 ईयर्स का होता है, जिसमें एक असेंडिंग साइकिल 12,000 साल का होता है, जिसमें सद्गुणता धीरे धीरे बढ़ता है, और एक डिसेंडिंग साइकिल दूसरे 12,000 साल का होता है, जिसमें सद्गुणता धीरे धीरे घटता है। इसीलिए जब हम सतयुग से कलयुग के 12,000 साल के डिसेंडिंग साइकिल को पूरा करते हैं, तब ये सीक्वेंस अपने आप को रिवर्स करता है और कलयुग से सतयुग के 12,000 साल के असेंडिंग साइकिल का आरंभ होता है। तो अगर हम संस्कृत ग्रंथों के हिसाब से युगों की अवधियों को समझें, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युग साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, पर यहाँ पे एक चीज कॉमन देखी जाती है कि हर युग साइकिल की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, दुनिया 12,000 वर्ष तक रहती है, जिसको 4 बराबर युगों में बांटा गया है, जिसमें हर युग की ड्यूरेशन 3,000 वर्ष होती है। एक मेक्सिको के ग्रंथ कोडेक्स रियोज में लिखा गया है कि हर युग की ड्यूरेशन 4008, 4010, 48,001, 5,042 ईयर्स की है, जिससे हमें ये भी दिखता है कि इस केस में भी हर युग की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों में दिए गए युगों की साइकिल के 4 युगों की ड्यूरेशंस 4800, 3600, 2400 एंड 1200 ईयर्स है, जो कि नॉर्मल युगों की साइकिल से अलग है। इस सीक्वेंस में हर युग की अवधि पिछले युग से 1200 वर्ष कम होती है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि प्राकृतिक युगों में बहुत कम पाई जाती है। ये अनियमित सीक्वेंस इस सवाल को उठाता है, क्या युगों के ड्यूरेशंस को जानकारियों के मुताबिक बदला गया है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सीक्वेंस में 4 युगों की ड्यूरेशंस का रेशियो 4:3:2:1 है। युग साइकिल की ये टाइमलाइन गोल्डन एज की शुरुआत को 12,676 बीसी में ले जाती है, यानी कि आज की डेट से 14,500 साल पहले, जब महासप्तऋषि श्रवण नक्षत्र में थे। महाभारत में भी कहा गया है कि प्राचीन परंपरा में श्रवण नक्षत्र को नक्षत्र चक्र में सबसे पहला स्थान दिया गया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और देवी गंगा के बीच एक संवाद का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5,000 वर्ष बाद एक नया गोल्डन एज शुरू होगा, जो 10,000 वर्ष तक रहेगा। आज हम 3676 बीसी में शुरू होने वाले कलयुग के अंत के बहुत नजदीक हैं, और कलयुग के अंत के बाद 3 युगानुयुग होंगे, जो 9,000 वर्षों तक चलेंगे, चढ़ते हुए युग का अंत होने तक।
युग साइकिल डॉक्ट्राइन के अनुसार युगों के बीच संधि निमित्त काल हमेशा सृष्टि का प्रलय यानी डिसोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सारी संस्कृतियां खत्म हो जाती हैं और सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। नए युग में प्रकट होने वाली नई संस्कृति को उस प्रलय से बचाने वाले कुछ सुरक्षित लोगों का नेतृत्व होता है, जो पिछले युग की तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान को साथ लेकर आते हैं। पिछले 2700 सालों से हम चढ़ने वाले कलयुग में विकास कर रहे हैं और ये युग 2025 में खत्म होने वाला है। युग का अंत अगर आएगा तो साथ में आपदाएं और सभ्यता की बर्बादी जरूर लेकर आएगा। 2025 आने वाला है, क्या ये कलयुग का अंत लेकर आएगा? क्या सारी दुनिया एक विशाल परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हमें तैयार होना चाहिए प्रलय से जुड़ी सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए? क्या हमारी सभ्यता को कुछ नए दिन दिखने वाले हैं? इस युगांत का अंजाम क्या होगा? ये सभी प्रश्न हमें परेशान कर देने वाले हैं। ये कलयुग की दास्तां अभी भी कुछ रहस्य और प्रश्नों से घिरी हुई है, लेकिन अगर बात करें प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका की, तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 में खत्म होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में 2025 में कलयुग खत्म हो जाएगा, या फिर ये भी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली और कयामत आने वाली बातों के जैसे आया गया हो जाएगा? तो इस वीडियो में आपको काफी सारी नई चीजें तो जानने को मिली ही होंगी, पर उसके साथ काफी सारे सवाल भी होंगे आपके दिमाग में जो आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या है वो सवाल, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अनसुनी बातें जानने के लिए फॉलो करना मत भूलना।